नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें मिलती है आपको खबर A to Z। चलिए असल खबरों को जानने का सफर शुरू करते हैं। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नितिन नबीन के एक बयान पर वार पलटवार का सिलसिला आज भी जारी रहा। कल बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने क्या बयान दिया था, जिस पर पूरी सियासत गरमाई, इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ महतारी पर दिए बयान पर आज भी जमकर बयानबाजी हुई। पहले बुधवार को किसने क्या कहा था, ये सुन लीजिए। प्रदेश में मूर्ति लगाने की बात कह रही है। नहीं, मूर्ति लगाने से क्या होगा? जो महिलाएं यहाँ पर हैं उनके साथ तो आप विश्वासघात कर रहे हैं, और मूर्ति किसका लगाएंगे? छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि लेकिन नबीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांग। तो सुना आपने। अब जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर आज क्या हुआ। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं, बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया था। देखिए, उन्होंने उनके बयान को अनावश्यक रूप से तोड़ मरोड़ कर तुल देने का काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नितिन नबीन के बयान का खामियाजा बीजेपी को 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ियों का अपमान किया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया लोग सेंसिटिव होते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर नितिन नबीन के बयान को कांग्रेस राज्य की अस्मिता से जोड़ रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी को नबीन के बयान से कितना सियासी डैमेज होता है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि छत्तीसगढ़ियावाद पर विवाद की शुरुआत दरअसल कल हुई थी, जब नितिन नबीन छत्तीसगढ़ पहुंचे। कल हमने इस मुद्दे को डिकोड किया था और यह भी बताया था कि इस मुद्दे पर आज पॉलिटिक्स आगे जा सकती है। विवाद आज और बढ़ गया। सवाल यह उठता है कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। डिकोड करते हैं इसे। बीजेपी का कहना है कि वो भारतीयतावाद में यकीन करती है। शायद नितिन नबीन कहते कहते ये बात भूल गए या अंदाजा नहीं रहा कि भारत में क्षेत्रीयता और भाषाई अस्मिता एक सच है, कोई इसको नकार नहीं सकता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, जिसमें कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। कहना होगा कि नितिन नबीन कहीं ना कहीं इस मामले में चूक कर गए और कांग्रेस को एक मौका मिला है। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी भारत माता की बेटी हैं, वो भारतीय भी हैं और छत्तीसगढ़ भी। उन्हें दोनों बात पर गर्व होता है। कहना पड़ेगा कि राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री ने बेहद सुलझा और सधा हुआ जवाब दिया है। अब अंतिम बात जो समझ में आती, बीजेपी को यह सत्य स्वीकार कर लेना होगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अस्मिता और उससे जुड़े तमाम चिन्ह इस वक्त चरम पर हैं। उनके नेताओं को सोच समझकर कम से कम इस विषय पर बयान देने की आवश्यकता है। अब इसका डैमेज कंट्रोल होगा या ये डैमेज काफी ज्यादा होगा, ये देखना होगा। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल की कवायद में माफी नहीं मांगेंगे। क्या ये बयान और भड़काने वाला होगा, ये पहले देखना होगा। एक और मुद्दा जो मध्य प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ा, वो है फिल्म राम सेतु का, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में आज काफी बयान दिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल फिल्म देखी थी, उसकी तारीफ की। इसके बाद कांग्रेस को यह बात रास नहीं आई। पूरा माजरा क्या है, समझिए। फिल्म राम सेतु को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन पहले फिल्म देखने सिनेमाघर गए। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री को फिल्म समीक्षक मंत्री बता दिया। कांग्रेस की आपत्ति तो इस बात पर है कि उनके पास इतनी फुर्सत कहां से, जब कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट है तो उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो बेहतर हो कि गृह मंत्री का दायित्व छोड़ के फिल्म समीक्षक बन जाए या सेंसर बोर्ड के सदस्य बन जाए। कांग्रेस के आरोप पर जवाब खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। आरोप लगाने वालों को फिल्म दिखाने का ऑफर भी दे दिया। फिल्म में वास्तविकता का यथार्थता में चरित्र चित्रण किया गया है। ये सिर्फ
उन लोगों ने जिनने राम सेतु पर सवाल उठाए थे, राम पर सवाल उठाए थे, उनका वैज्ञानिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर एक एक बात का जवाब है। मैं तो कहता हूं कि वो जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी एक बार आए और देखें, शायद वो भी नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही। अक्षय कुमार को पीएम मोदी का प्रशंसक माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस को गृह मंत्री का फिल्म देखना और उसकी तारीफें कर कांग्रेस को कटाक्ष करना रास नहीं आ रहा। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक और फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया दी, जिस पर एक बार फिर से विवाद हुआ। उन्होंने फिल्म देखी, उसकी तारीफ की, जिस पर अब सियासत हो रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी राजनीति का स्तर किस तरफ जा रहा है। फिल्मों की तारीफ करने पर भी सियासत होगी, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, जरा इस बात को भी डिकोड करते हैं। दरअसल ये सारा खेल विचारधारा पर आकर टिकता है। राजनीति की तरह फिल्म इंडस्ट्री में विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, कोई कहे या ना कहे। कुछ लोग दक्षिणपंथी रुझान यानी बीजेपी के समर्थक हैं, तो कुछ वामपंथी, कुछ सेंटर टू लेफ्ट वाले होते हैं। सरकारें भी उन फिल्मों को टैक्स फ्री करती हैं जो उनकी विचारधारा का समर्थन करती दिखती हैं, या फिर उन फिल्मकारों को सरकार सहयोग दे रही है जो उनके करीबी देखे जाते हैं। ऐसा ही कुछ राम सेतु के साथ भी हो रहा है। फिल्म का कथानक ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, या यूं कहें कि कांग्रेस को घेरता है। अक्षय कुमार बीजेपी के करीबी दिखाई पड़े हैं, समझे जाते, माने जाते हैं, और यही बात कांग्रेस पार्टी को खल रही है। अब बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अभिनेताओं की करें। इनमें साफ तौर पर दिखता है अनुपम खेर, परेश रावल, कंगना रनौत, निदेशक विवेक अग्निहोत्री। ऐसे कुछ नाम हैं जो पिछले कुछ समय से तब चर्चाओं में आए हैं जब जब उनके किसी क्राफ्ट को लेकर विवाद हुआ और इस पर बीजेपी ने खुलकर उनका समर्थन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने आज छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, शराबबंदी, शराबखोरी, रेडी टू ईट, इसके निजीकरण का मसला उठाया। प्रधानमंत्री आवास योजना की अनियमितताएं गिनाते हुए एक मार्च निकाला है। तैयारी 11 तारीख की है, देखिए। महिला स्व सहायता समूह की बहनाओं के साथ जो स्वरोजगार छीना गया है उनको लेकर और एक आवास योजना, इन चारों मुद्दों को लेकर आज हम राजभवन में महिला मोर्चा रायपुर शहर जिला के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 11 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के हमारे नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में महतारी हुंकार के नाम से किया जा रहा है। तो जैसा हमने कहा कि दरअसल ये 11 तारीख की तैयारी है, उसका एक रिहर्सल है, उसके लिए एक माहौल बनाना है। जो उनका जवाब था वो अंदर से कितना खोखला था वो आपने देखा। भोपाल नगर निगम के 58 बीजेपी पार्षदों ने एक दिन में तकरीबन 3 लाख रुपए का नाश्ता कर दिया। किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू में भी यह राशि संभवतः ज्यादा ही। ऐसी हालत में जब नगर निगम शहरों की स्ट्रीट लाइट के बिजली का बिल नहीं भर पा रहा, तब नाश्ते पर इतना खर्च, जनता पूछ रही। आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह सच है कि बीजेपी के 58 पार्षद एक ही दिन में 2,90,000 रुपए का नाश्ता चट कर गए। यानी हर एक पार्षद ने 5,000 रुपए का नाश्ता किया। दरअसल ये मामला निगम परिषद की बैठक में सामने आया। दरअसल कांग्रेस पार्षद शिरीन शान ने 6 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह और परिषद सम्मेलन में खर्च को लेकर एक सवाल पूछा, जिसके जवाब में ये खुलासा हुआ और इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने जमकर घेरा। हमारी मेयर साहब बहुत कमजोर हैं, जो है ना वो अधिकारियों के बीच में हम लोगों का डिबेट नहीं कराती। महापौर मालती राय इस मामले को दबाती नजर आई। उन्होंने इसे सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि पूरे खर्च का ब्यौरा बताया। पार्षदों 2,90,000 का स्वल्पाहार कर लिया। वही उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। 2,90,000 का नाश्ता करने वाले पार्षद भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। लेकिन सवाल ये कि जब नगर निगम की हालत बिजली का बिल चुकाने तक की नहीं, तो फिर नाश्ते पर इतनी फिजूल खर्ची क्यों?
और चलिए, आज जो राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल आदिवासियों का खत्म हुआ उसमें हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम आए थे, लेकिन एक खबर आज उनसे जुड़ी हुई भी आई। आज सब्र का बांध उनका टूटा दिखाई पड़ा। आज हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो दफ्तर नहीं पहुंचे। और पूरी खबर किस तरह निकलकर सामने देखें आप। तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। ये है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जिनके सब्र का बांध आज टूट गया। नहीं तो हेमंत सोरेन को आपने अक्सर शांत ही देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हेमंत सोरेन इस कदर नाराज क्यों हैं? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने सुबह 11:30 बजे अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया था, लेकिन वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। और इसके बाद हेमंत सोरेन कुछ इस तरह नाराज दिखे। अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ, फिर इस राज का जनता जवाब। हेमंत सोरेन ने अपने 29 मिनट के भाषण में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश हो रही। भाजपा के लोग कभी सीबीआई, कभी ईडी तो कभी कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। इनको यह कमी खलती है कि किन प्रकार इनको हम डराएं, कोर्ट कचहरी करें, ईडी सीबीआई का चेहरा दिखाए, क्योंकि ये सामने तो नहीं आ सकते। आपको बता दें कि कल रात हुई विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। और चलिए, अब वक्त है इस पूरे मामले को डिकोड कर लेने का। इस मामले को डिकोड करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस साल 10 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन पर पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए ये दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में अपने नाम पर पत्थर खदान की लीज ली है और चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में इस बात की जानकारी को छिपाया। चूंकि सीएम सरकारी सेवक हैं, इसलिए लीज लेना गैर कानूनी है। साथ ही ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं ने 11 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। और इसके बाद राज्यपाल डॉक्टर रमेश बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग को भेजकर इस पर सुझाव मांगा। चुनाव आयोग ने इसी महीने अपनी सुनवाई पूरी की। अब चर्चा है कि आयोग ने अपना सुझाव राज्यपाल को भेज दिया है और इस प्रकार गेंद एक बार फिर से अब राज्यपाल के कोर्ट में। अब देखते हैं कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, कब फैसला लेते हैं, क्योंकि इस पर भी सवाल उठाए गए। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। गुरुवार को यात्रा की शुरुआत रुद्रम से हुई और इसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां राहुल गांधी का एक अलग अंदाज दिखा। लोक कलाकारों के साथ ताल से ताल मिलाते राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना से गुजर रही है। लोक नृत्य कर रहे राहुल गांधी की तस्वीरें रुद्रम की हैं। इस लोक नृत्य का नाम ढिमसा है। लोक कलाकार अपने बीच राहुल को पाकर काफी खुश नजर आए। इसी तरह बीच यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक बच्चे को पंच मारने की ट्रेनिंग देते भी दिखे। दरअसल हुआ ये कि रुद्रम में एक बच्चा कराटे की ड्रेस में नजर आया। राहुल ने उसे बुलाया और उसकी पंचिंग प्रैक्टिस कराई। इस दौरान एक लड़की भी कराटे ड्रेस में नजर आई। बता दें कि राहुल गांधी जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म अकीदो में ब्लैक बेल्ट हैं। 2013 में उन्हें ब्लैक बेल्ट से नवाजा गया था। आज का दिन एक और वजह से बेहद अहम साबित हुआ। आज पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास और उनकी पत्नी ललिता रामदास भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। तो आज के दिन की कुछ खास झलकें और कुछ खासियत आपने देखी। आपने राहुल गांधी की कुछ अनोखी तस्वीरें भी देखी, अंदाज भी देखे। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, राहुल गांधी की यात्रा का कितना क्रेज है और कितना इनमें मैसेज छिपा है, डिकोड करते हैं। अब तक की यात्रा हर दिन जिस तस्वीर के सामने, जिस अंदाज में सामने आई है, हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का प्लान बड़े सोच समझकर और सटीक तरीके से बनाया गया। राहुल का छोटे बच्चों के साथ खेलना, लोक कलाकारों के साथ डांस करना, छोटे बच्चों को गोद में लेना, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, ये सारी तस्वीरें हम इस यात्रा के दरमियान प्रतिदिन देख रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि भारत जोड़ो यात्रा को एक कामयाब पॉलिटिकल इवेंट बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का पूरा ख्याल रखा गया। और अब तक हम और आप पॉलिटिकल इवेंट के लिए बीजेपी की जो महारत को मानते थे,
अब इस यात्रा और इसके द्वारा कांग्रेस पार्टी ये सिद्ध करती दिख रही कि वो भी इवेंट के मोर्चे पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। साथ ही राहुल की तस्वीरों और उसके साथ जो कैप्शंस लेके आ रहे हैं वो इस बात का सबूत हैं कि कांग्रेस ने एक बहुत ही बढ़िया मजबूत सोशल मीडिया की टीम बना ली। और अब ये भी जान लेते हैं कि आने वाले दिनों का प्लान क्या है। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों में कुल 375 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और कल 4 नवंबर को एक दिन का ब्रेक रहेगा। 7 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में एंट्री करेगी। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब ये अपने अगले पड़ाव की तरफ चलती जा रही है। चलिए अब इस अगले पड़ाव में कितना लाभ मिलता है और क्या क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उनके मैसेज को किस तरह लिया जाता है, सब कुछ डिकोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और खबरों को समझने, उनके पीछे की असल खबर को जानने के लिए इसी वक्त यहीं पर फिर से मुलाकात होगी। अपना और परिवार का ध्यान रखिएगा। तब तक शुभ रात्रि।